ओके, तो हम अब बात करेंगे हमारे बॉन्ड साहब के बारे में। बॉन्ड साहब का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। तो आप सबका स्वागत है बीटीएस क्लासेस में। और अभी हम जो इंग्लिश की चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ये है द थिप स्टोरी, यानी कि आप बोल सकते हो वन ऑफ द। अच्छा, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इजी ही है, ज्यादा टफ है नहीं, स्टोरी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और कुछ बच्चे को बड़ा मजा आता था इंग्लिश पढ़ने में, और कुछ बच्चे को कुछ ज्यादा ही मजा आता था इंग्लिश पढ़ने में, जिसमें से हम लोग भी थे। क्लियर कि नहीं है? और हम सबको पता है इंग्लिश हम पढ़ते कब है? एक दिन पहले पढ़ते हैं। 10th के एग्जाम में हमें जहां तक रहता है हमने 15-20 दिन पढ़ा होगा। 12th का जब एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया तो हमने 2 दिन पहले पढ़ा। इतना अच्छा मार्क्स आया, कुछ कहने लायक नहीं, आपको बता सकता हूँ। 62 की 63 आया था। लड़के नहीं है, अब जैसा पढ़ेंगे तो ऐसा ही मार्क्स आएगा ना। अच्छा, जब ग्रेजुएशन में मैं आया, तो ग्रेजुएशन में जब मेरा इंग्लिश का आया तो मैं 3 घंटा पहले पढ़ के गया। कि नहीं है ना? और मतलब कहने का मतलब ही क्या ही बोले। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूं, मैं जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट सबकी बात करता हूं, सबका यही हालत है। आज शनिवार के दिन है, कल क्या है? रविवार है, परसों क्या है? सोमवार है, उसके बाद क्या है? मंगलवार है। आपके एग्जाम मंगलवार को है। कल तो बहुत सारे बच्चे अपने घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इंग्लिश कब पढ़ रहे होंगे? मंडे को पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ तो जरूर रहे होंगे। ऐसा नहीं है जो बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं। इन महाशय का जन्म जो है ना वो 19 मई, कब हुआ था बच्चों? 19 मई 1934 को, जो मसूरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मसूरी में। वो एक इंग्लिश फैमिली से बच्चों बिलोंग करते थे। किस फैमिली से बिलोंग करते थे? इंग्लिश फैमिली से। और उनके फादर का नाम एब्रो बॉन्ड था। क्या था? एब्रो बॉन्ड। आप गए हो उनके पास में? एब्रो बॉन्ड, तो उनके फादर का नाम एब्रो बॉन्ड था, और उनकी मां का नाम एडिथ डोरथी था। क्या था बच्चों? एडिथ डोरथी। रस्किन बॉन्ड ने अपना बचपन जामनगर और शिमला में बिताया। कहां बिताया? जामनगर और शिमला में बच्चों बताया। जब वो 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया। क्या हो गया? फादर का क्या हो गया? या पेरेंट्स नहीं बोलूंगा, फादर का देहांत हो गया। और उसके बाद रस्किन देहरादून चले गए। कहां चले गए बच्चों? देहरादून चले गए। किसके साथ में रहने के लिए? अपने दादी के साथ में रहने के लिए। अच्छा, छोटे रस्किन जो थे उनकी अपनी मां और स्टेप मदर ने क्या किया? बड़ा किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटे रस्किन थे, उनको किसने बड़ा किया? उनकी मां ने, और मां और स्टेप मदर। स्टेप मदर आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और इंडियन इंग्लिश कल्चर में ये बहुत क्या है? आम बात है। क्योंकि इंग्लिश कल्चर में क्या होता है ना, जब आप 16 साल के बाद ही आपकी पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुम सेपरेट रहो या कहीं पर भी रहो, कोई मतलब नहीं बनता है। यार देखा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने मजाक भी उड़ा रहा था, किसका? नताशा बोल के जो लड़की थी, इसका क्या नाम है? हार्दिक पांड्या। तो अब बेचारा हार्दिक पांड्या की भी कोई गलती नहीं है, नताशा की भी गलती नहीं है। इंग्लिश कल्चर में हर किसी का रिश्ता लंबे समय तक टिकता नहीं है, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया बहुत। कुछ लोग ऐसे हैं पूरा जिंदगी भर रहते हैं साथ में, लेकिन हर कोई रह जाए ये पॉसिबल? ये वहां पर जो वायलेंस होता है या दो लोगों के बीच में जब कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता तो वो क्या हो जाता है? वहां से अलग हो जाता है। इंडियन कल्चर्स में क्या है, जो हम लोग एक इमोशन से कनेक्टेड रहते हैं और हम उस चीज की वैल्यू देते हैं, इसलिए हम लोग लंबे समय तक साथ में रहते हैं। रस्किन बॉन्ड ने अपनी स्कूलिंग बिशप कॉटन कॉलेज से किया। किससे किया बच्चों? बिशप कॉटन कॉलेज से किए। कोई दिक्कत है यहां तक? शिमला से किए, और 1951 में डिग्री हासिल की। कब हासिल किए डिग्री? 1951 में। अपने स्कूल के दौरान उन्होंने कई अवार्ड्स और प्राइज जीते। कई सारे अवार्ड्स और प्राइज मिलेंगे आपको, आप सबके घर में भी होगा, आप सबने अपने स्कूल्स में कई सारे अवार्ड्स और प्राइज जीते होंगे। आगे जाके उन्होंने अपना पूरा ध्यान लिखने पर लगा दिया, यानी कि स्टोरी वगैरह लिखने पर लगा दिया। रस्किन बॉन्ड मोस्टली बचपन से ही लिखने का उनको आदत था। क्लियर है ना? लेकिन उनकी राइटिंग्स हर उम्र के लोगों को पसंद आती थी। कुछ बच्चों का राइटिंग देखोगे ना, इतनी खूबसूरत होता है, कुछ कहने लायक नहीं, बहुत खूबसूरत होता है। जैसे पहले पता नहीं अभी मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, मैं पहले बहुत अच्छा लिखता था। आप मेरा कॉपी वगैरह ये पर तो मैं हैंड लिखने का जो तरीका था ना, बहुत अच्छा था, गजब था।
हिंदी और इंग्लिश में दोनों अच्छा लिखता था। तो बच्चों उनकी फेमस बुक में जो बुक है वो है द ब्लू अम्ब्रेला। क्या है बुक? द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, द नाइट ट्रेन एट देओली और ऑल्स इन द फैमिली जैसे टाइटल शामिल है। इसमें से कोई एक एमसीक्यू में आ सकता है। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। याद रखना ये सब कब मिला? 1992 में। 1999 में उन्हें पद्मश्री मिला। कब क्या मिला? पद्मश्री। और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तीनों अलग अलग चीजें, इसे एमसीक्यू आएगा। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण बोलते हैं, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा फिसल गया जबान, पद्म विभूषण बोलते हैं। एक पद्मश्री है, पद्मश्री उनको कब मिला है? 1999 में मिला। और पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण कब मिला? 2014 में मिला। सम्मानित किया गया उनके किसके लिए बच्चों सम्मानित किया गया? लिटरेसी कंट्रीब्यूशंस के लिए। किसके लिए? लिटरेसी कंट्रीब्यूशन। अब जाकर के देखो, इतिहास देखो तो मैक्सिमम जो नोबेल प्राइज मिला है ना वो सब लिखने वाले को ही मिला है, जो नोबेल वगैरह, या तो जो पीस चाहता है, क्योंकि एक्चुअल में जो राइटर होता है ना वो पीस चाहता है। कुछ कुछ अभी के राइटर्स वायलेंस चाहते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, लोगों के सामने कुछ राठी बोल के है, कोई कुछ कुछ और बोल के है। इन लोग, ये जो आज के राइटर नहीं है, ये कंटेंट राइटर है। क्या है? कंटेंट राइटर है। अब कंटेंट राइटर को क्या होना है? पैसे कमाना है और वायरल होना है, या नेता बनना है, या तो उनको भी पीएम बनना है, इसलिए वो अपना पीएम गिरी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले के राइटर सचमुच में अलग सोच के होते थे। उनकी सोचने की और समझने की शक्ति बिल्कुल क्या होती थी? डिफरेंट होती थी। उनकी किताबें सभी एज के लोगों को पसंद आती थी, क्योंकि ये रोमांटिक भी लिखते थे, तो क्यों पसंद ना आए? हर एज के लिए था, क्योंकि वो अपनी राइटिंग में जगह, मौसम और कैरेक्टर का बहुत अच्छे से वर्णन करते थे। ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। उनकी राइटिंग स्टाइल में ना आयरनी था, ह्यूमर था और मेटाफर होता है। फिर भी उनके लिखने का शौक रेगुलर है और वो अपने राइटिंग के थ्रू लिटरेचर को अपनी पूजा की क्या कहता समर्पित कर दिए। मतलब सब कुछ भाई मेरा लिखना ही है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, मतलब आप समझ के चलो तो मेरा और कोई काम ही नहीं है। अब क्या है यहां पर, इस जो रस्किन बॉन्ड का थीम स्टोरी है, इसमें क्या है? इसमें अरुण के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया है? जब अरुण से मीटिंग होती है। मैं अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करो। ये लड़के नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है, आप लोग को थोड़ा कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं मतलब सुनने की कोशिश करो, इंग्लिश को इतने भी हल्के में मत लो, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। बोल रहे हैं मैं अभी भी एक चोर था। क्या था? चोर था। जब मैंने अरुण से मिलना शुरू किया। क्या किया? अरुण से मिलना शुरू किया। कई बार होता है ना, आपकी गलत आदत जो होता है ना, किसी से मिलने के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और तब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। कितनी की थी बच्चों? 15 साल की थी। मेरी उम्र कितनी थी बच्चों? 15 साल की थी। लेकिन मैं काफी एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल चोर बन गया था। अब कोई इंसान अगर 10 साल से चोरी करना शुरू कर दे तो 5 साल में क्या बन जाएगा? एक्सपर्टीज बन जाएगा, है कि नहीं है? जब, अब सिंपल सी बात है कि नहीं है? जब मैंने अरुण को अप्रोच किया तब वो रेसलिंग देख रहा था। क्या देख रहा था? रेसलिंग देख रहा था। अरुण लगभग 20 साल का था। कितने साल का था? 20 साल का था। लंबा था, पतला था और सिंपल लड़का था। बिल्कुल किसके जैसा था? अभिषेक के जैसा था। लड़के नहीं है। मैंने सोचा शायद मैं इस लड़के को अपना कॉन्फिडेंस में ले सकता हूं। किस में ले सकता हूं? कॉन्फिडेंस। जो बेहतरीन चोर होता है ना, या जो बेहतरीन लोग होता है ना, उसको आप कॉन्फिडेंस में जल्दी ले नहीं पाओगे। आपके सामने में हाँ में हाँ करेगा, लेकिन उसको हर एक चीज की, आपकी हर एक मूवमेंट की क्या है? जानकारी है। इतना आसानी से आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। अरुण को रेसलिंग में काफी इंटरेस्टिंग था। डू वेल ऑइन जो पहलवान है रेसलिंग कर रहा था, और जब मैंने अरुण से बात करना शुरू किया तो उसने नहीं समझा कि मैं एक स्ट्रेंजर हूं। क्या हूं? स्ट्रेंजर हूं। मैंने कहा तुम भी एक रेसलर लगते हो। अरुण ने जवाब दिया तुम भी, जो मुझे थोड़ा सरप्राइज कर गया, क्योंकि उस वक्त मैं पतला और कमजोर था। कई बार क्या होता है ना, लोग आपको तब कुछ अच्छा अप्रिशिएट कर देता है जब आप वो डिजर्व ही नहीं करते।
मैं लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं। कई बार क्या होता है ना, लोग बोले आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आप ये काम कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो आदमी बोल रहा है ना आप ये काम कर, उनको भी लगता है जो आप ये काम कर नहीं सकते हैं। जैसे कई बार जो संबोधन करता है कंटेंट राइटर वगैरह जो यूट्यूब पे आकर बोलता है, वो स्ट्रक्चर्स में पहले से लिखित होता है, वो आपके बारे में ऐसा सोच नहीं रहा है, अभी गलत फहमी में मत रहना। उसकी वो मजबूरी है, क्या बच्चों, मजबूरी है, क्योंकि वो उस तरीके से क्या कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप उनकी हिस्ट्री खोल के देख लो, दूसरे वीडियो देख लो, सबसे ज्यादा कचरा करते हुए कौन मिलेंगे आपको, वही लोग मिलेंगे। गीता का बात कौन करता है, गीता की बात करता है विवेक बिंद्रा, लेकिन विवेक बिंद्रा ही वायलेंस में पाया गया अपनी पत्नी से मारपीट करते हुए। मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई बोले जो आप ये कर सकते हो तो जरूरी नहीं है अब किस नजर से बोला, जो पतला इंसान को, कमजोर इंसान को, तो तुम भी रेसल रखते हो। अगर मैं पुनीत को ये बोल दूं जो पुनीत तुम एक आइंस्टाइन लगते हो, तो ये कहीं ना कहीं बेइज्जती होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम अगर बोले पुनीत तुम्हारा अकाउंट्स काफी स्ट्रांग है, तो बोलेगा हाँ सर ये बात सही है। लेकिन नहीं पुनीत तुम कोडिंग अच्छे करते हो, ऐसा लगता है जो आप कोडिंग अच्छे करते हो, तो उसको लगेगा नहीं भाई क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो उस वक्त में पतला भी था और कमजोर था, और फिजिकल अपीयरेंस में ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता था। फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता था, ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता था। मैंने कहा हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग करता हूं, मैं कभी कभी क्या करता हूं बच्चों, रेसलिंग करता हूं। अरुण ने फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने झूठ बोला दीपक। मैंने क्या बोला, दीपक बोला। मैंने क्या बोला बच्चों, देखिए एक चोर तो डायरेक्टली नहीं बोलेगा ना हम चोर हैं। जैसे मेरे से कई सारे लोग पूछते हैं, तो मैं जब कभी भी खुल के अपने बारे में क्या नहीं करता हूं, अब एक्सप्लेन नहीं करता हूं। 22 तारीख 23 तारीख को मेरा रिजल्ट निकला है एफआरएम का, मैं पास कर गया। एफआरएम मेरा मैं पास कर चुका, मैं एग्जाम दिया था कुछ दिन पहले, आपको बताया था, उस दिन क्लासेस बंद भी था, रिजल्ट निकला। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला भाई मैं एफआरएम हूं चाहे मैं ये हूं। अभी मैं किसी भी इंसान से मिलूं बिल्कुल नॉर्मल ही ट्रीट करते हैं, नॉर्मल ही बात करते हैं। अगर आज मैं अपने क्या कर लूं, एकेडमी को स्विच कर लूं और जॉब में शिफ्ट कर जाऊं, तो कम से कम 10 से 15 का ब्रैकेट क्या है मेरे लिए, हमेशा के लिए खुला हुआ है वो। यानी अब मेरे पास अच्छा खासा क्या आ गया है, ऑप्शंस आ गया है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और भी डिग्रियां हैं, कर सकते हैं। बट आपको ये लगता नहीं है जो आप लोग क्या करो, खुल के चीजें बताओ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब खुल के बताते हो तो आपका रिश्ता बनने के बदले क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर पता क्या आ जाएगा, वहां पर ना लोगों का ना ये आ जाता है, एक लालच क्या होता है पैदा हो जाता है, तब वो दोस्ती कम करेंगे और फायदा ज्यादा लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ऐसे दोस्त होगा जो एफआरएम के बारे में चाहता होगा, सीएस के बारे में पता करना चाहता होगा, बहुत चीजों के बारे में चाहता होगा। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता सही, रिश्ता ऐसा होना चाहिए सामने वाले को कुछ पता भी ना हो, या पता होने के बावजूद भी एक नॉर्मल तरीके से हम क्या कर सके, लाइफ जी सके। दीपक मेरा 5वां नाम था, क्योंकि इससे पहले 4 नाम मैंने कहीं और बोल चुका था। चल रहा है कि नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे को याद आ रहा है, एक टीचर्स था 2-3 साल पहले, तो वो क्या होता था, हर जगह अपना नाम क्या करता था, बदल लेता था। आजकल होता है ना, एक ही इंसान का 4 नाम होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। क्लियर कि नहीं है। और एक कॉमन नाम होता है अंजलि बोल के नाम, मैंने बहुत कॉमन देखा है। अंजलि भी देखा है, रिया देखा है, पायल देखा है, कुछ कुछ ऐसा कॉमन नाम देखा है, कुछ कहने लायक नहीं है। इसीलिए एक आ गया था पिड़िया बोल के वर्ड है, ये सब बहुत कॉमन नाम देखा है। हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग करता, मैंने कहा हाँ, जिससे बच्चों सुनेंगे ना, तो मैंने कहा अच्छा यहां तक क्लियर है कि नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं कभी कभी क्या करता हूं, रेसलिंग करता हूं। अरुण ने फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने क्या बोला, दीपक बोला। दीपक मेरा 5वां नाम था। इससे पहले मैंने अपने आप को रणवीर बोला था, सुधीर बोला था, त्रिलोक बोला था, और सुरेंद्र का नाम से इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर ना। इस इनिशियल बातचीत के बाद अरुण ने मैच के बारे में बात की, और मुझे ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो जो सही इंसान होता है ना, बहुत कॉमन बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। सर थोड़ी देर बाद, जैसे मान लो मैं आपसे अभी क्लियर बात कर रहा हूं, लेकिन यही मैं फॉर्म में बैठ के अगर आपसे बात करूं ना, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, 5 मिनट काफी है भाई। हाँ अब क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, यहां से अब निकलो, अरे चाय पानी हो गया, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल चलिए यहां से जाइए। तो इस इनिशियल बातचीत के बाद अरुण ने मैच के बारे में बात की, और मुझे ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो जो एक स्पेक्टेटर्स होता है ना, उसको क्राउड से दूर क्या हो गया, चला
गया। मैंने उसके पीछे पीछा करते हुए उसके पास चला गया। कई बार क्या होता है, जब आपको लगता है जो ये इंसान अच्छा है तो आप क्या करते हो, उसके पीछे भागते हो। ऐसा होता है लाइफ में। जैसे आपको कोई बार बार क्रिटिसाइज करे तो आपको ये लगे भाई मैं क्रिटिसाइज में क्यों कर रहा है, ऐसा क्रिटिसाइज कर रहा है। आप कभी भी उस इंसान का नंबर डिलीट नहीं करोगे जो आपको ज्यादा क्या कर रहा हो, क्रिटिसाइज कर रहा, आप रखोगे। जैसे मैं पहले करता था, मैं पहले क्या करता था, जो जैसे 36 का आंकड़ा होता था, क्लियर है ना, उसका नंबर पहले मैं डिलीट करता था, फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता था, उसको अलग रखता था। फिर जब कुछ मैं अच्छा इंप्रेसिव चीज करता था ना लाइफ में, तब मैं उसका नंबर फिर क्या करता था, ऐड करता था और फिर स्टोरी लगाता था। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब कोई भी इंसान जो इंप्रेसिव हो और आपको लगता है नहीं उसको मुझे शो करना है, दिखाना है, तो आप क्या करते हो, उसका पीछा करते हो। ऐसा होता है। अब मैंने कहा हेलो मजा आ रहा है, मैंने आपसे सबसे अपीलिंग स्माइल दिया और कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बच्चों, काम करना चाहता हूं। अरुण ने बिना रुके कहा और तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसी काम करने वाले की जरूरत है। अगर आप किसी को बोलोगे जो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, तो जैसे मान लो अगर बच्चों मान लो सिंपल सी वर्ड है, मान लो हंसिका की मैं बात करता हूं। हंसिका, अगर तुम्हें कोई ये बोल दे, वो किसी को फोन कर दे, देखो ना यार तुम कॉलेज से जाओगे तो एक बुक लेकर के आ जाना, बुक लेकर के आ जाना। उस बुक का दाम 550 रुपया है। और ये बोले जैसे ही बुक लेने के लिए गया, बुक लेकर के आया और ये बोली जो कितना है, गूगल पे का क्या दो, स्कैनर दो, मैं कैसा क्या कर देता हूँ, पे कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, पे करने की जरूरत क्या है, हमें दोस्ती तो है, पे करने की क्या जरूरत है। बोले क्यों नहीं पे करना पड़ेगा, तुम्हें कैसे पता चला जो हम दोस्त हैं। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर गिव एंड टेक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा तुम्हें कैसे पता चला कि जो मुझे काम वाले की क्या है, जरूरत है। मैंने जवाब दिया मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहता कहा, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे लिए काम करना मेरे लिए बेस्ट चांसेस होगा। क्या होगा, बेस्ट चांसेस होगा। अरुण ने कहा तुम बहुत अच्छे बोलते हो। मैंने कहा ये सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं, अरुण का ऑफर है। अरुण ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता। मैंने सोचा शायद मैंने इस लड़के को गलत समझा था। मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। अरुण ने कहा क्या तुम खाना बना सकते हो। मैंने झूठ बोला हाँ। कई बार जॉब लेने के लिए जब जाओगे ना प्रेम, तो आप कई बार झूठ बोलते हो, हाँ मुझे ये काम आता है, लेकिन एक्चुअल में वो काम आपको आता नहीं है। हाँ मैं बना सकता हूं। अरुण ने कहा अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण ने मुझे अपने रूम में ले गया और कहा कि मैं बरंदा में सो सकता हूं। कई बार क्या होता है ना, जो लोग आपके साथ में रहता है, आपके पास में स्पेस नहीं रहता, क्या बोल देते हो उसको, बरंदा में या बालकनी वगैरह में बोलते हो जो आप सो जाओ। मैंने रात में खाना बनाया, लेकिन वो इतना खराब था कि अरुण ने वो खाना पड़ोसी के बिल्ली को दे दिया। किसको दे दिया, पड़ोसी के बिल्ली को दे दिया। अब फिर भी मैं मुस्कुराता रहा और अरुण भी हंसने लगा। यानी अरुण को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। यानी वो अरुण समझ गया था इसको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, और खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। उसने मेरा सिर चूमकर कहा कि सुबह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। यानी कि अरुण को खाना बनाना आता है, लड़के नहीं है। जैसे हमारे शेखर भैया करते हैं, हमारे सनी भैया के साथ में, लड़के नहीं है। क्योंकि अगर लगता है उन्हें कोई भी ऐसा बच्चा जो जिसको वो कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज क्या है नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इससे क्या होता है, जो उस बच्चे को वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब अरुण का साथ क्या है, अरुण ने मुझे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया बल्कि लिखना भी सिखाया। उसने मुझे अपना नाम लिखना और सेंटेंस लिखना सिखाया ताकि मैं अपने पैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकूं। उसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता था। मैं मॉर्निंग में चाय बनाता और फिर दिन भर का जो सामान है ना लेने कहां चला जाता, मार्केट चला जाता। क्योंकि अरुण क्या है, एक रेसलर है, तो ये सब चीजें करना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। कभी कभी मैं अरुण से कुछ पैसे बचा करके अपनी पॉकेट में रखता था। मार्केट जा रहे हो, 100 रुपए का सामान 80 मिल गया तो 20 रुपए कहां रख लिए, पॉकेट में रख लिए। लेकिन अरुण को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो मुझे रेगुलर वेजेस नहीं दे रहा था।
मैं अरुण को काफी ग्रेटफुल था कि उसने मुझे लिखना सिखाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड इंसान बन गया तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एजुकेशन इतनी पावरफुल चीज है जो हर एक चीज क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। क्लियर कि नहीं बच्चों यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है? चोर क्या करना नहीं भूलता है? चोरी करना नहीं भूलता है, ये एकदम तथ्य है। अब चोरी का प्लान। एक रात अरुण बहुत सारा नोट्स के साथ घर आया। नोट्स मैं देख रहा था कि उसने वो पैसा अपने मैट्रेस के नीचे छुपाया। कहां छुपाया? मैट्रेस के नीचे। मैं 2 हफ्तों से अरुण के साथ काम कर रहा था और मुझे लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं क्या कर रहा हूं, उससे चोरी करूं। मैं सोया नहीं और अपना ब्लैंकेट में लपेट कर सोचा कि मैं अब चोरी कर सकता हूं। सुबह तक अरुण सो रहा था और उसके रूम में चांदनी आ रही, चांदनी समझ रहे हो ना, मतलब रोशनी आ रहा था। रोशनी आ रहा था। कई बार क्या होता है ना, आप खिड़की जब खोलोगे तो क्या आएगा? रोशनी आएगा। मैं धीरे से उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डाला और पैसे निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों? पैसे निकाल लिया। अरुण ने अपने नींद में हाथ हिलाया लेकिन मैं चुपचाप निकल गया। मैं पैसे लेकर के सीधा स्टेशन की तरफ भागा। कहां भागा? तरफ भागा। स्टेशन पे मैं अमृतसर एक्सप्रेस में चढ़ने ही वाला था। कहां चढ़ने वाला था? अमृतसर एक्सप्रेस में। लेकिन कुछ देर के लिए मैं रुका और सोचा। कुछ देर के लिए मैं रुका और सोचा। मैंने स्टेशन छोड़ दिया और वापस चलने लगा। कई बार क्या होता है ना, आपका जमीन इजाजत नहीं देता है कि ऐसा गलत काम आप करो। मुझे लग रहा था कि मैंने अरुण से पैसे चुराकर गलत किया क्योंकि उसने मुझ पे विश्वास किया था। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? मैंने सोचा मैं चोरी है ना, वो ये करके गलत किया, इसलिए मैंने स्टेशन छोड़कर वापस अरुण के पास गया। मैं धीरे धीरे चल रहा था और मुझे अरुण की याद आ रहा था जो अभी भी अपने लॉस से अनजान था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं बच्चों? पूरा क्लियर है ना ये? अच्छा, अब ये होल ऑफ द समरी क्या बोलता है? रस्किन बॉन्ड की जो थिप स्टोरी है, तो 2 लोगों के बीच की कहानी है। एक है अरुण जो कि एक यंग और अच्छे दिल वाला लड़का है ऑफ कोर्स, और दूसरा है दीपक जो एक एक्सपर्ट चोर है और अपने आप को अलग अलग नाम से बुलाता है, जैसे रणवीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरिंदर। दीपक को अरुण से जॉब चाहिए होती है। अरुण पहले मना कर देता है लेकिन बाद में क्या करता है हंसिका? बाद में एक कुछ शर्त पे क्या करता है? मान जाता है। बोलता है हम तुम खाना बनाओगे और फिर तुमको हम खाना खिलाएंगे। दीपक उसका ट्रस्ट जीत लेता है। अरुण दीपक को लिखना सिखाता है। उसके दिमाग भी बदलने लगता है। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा ना? जब इंसान पढ़ता है तो दिमाग क्या होता है? बदलता है। उसके अंदर का पुराना चोर जाग जाता है और पैसा चुराने के प्लान बनाता है। उसके ये प्लान आसानी से सक्सेसफुल हो भी जाता है और वो स्टेशन जाकर के अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? अमृतसर। लेकिन उसका अपना कंसेंस मतलब जो आपका बुद्धि जो है, जो यानी अपनी आवाज उससे वापस अरुण के घर लौटा देता है, लेकर आ जाता है। दीपक को गिल्टी फील होता है और वो वापस अरुण के पास चला जाता है और उससे माफ कर देता है और वापस लिखना सीखने की आदत शुरू कर देता है। इस तरह दीपक जो एक चोर था उसको क्या मिल जाता है? नया जिंदगी मिल जाते हैं। और आज जिस नाम से जा रहे हैं उसका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड है। तो थिप स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज और सोसाइटी में ह्यूमन रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। किसको करता है? ह्यूमन रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। चोर जो दीपक नाम से था, ये कन्फेस करता है कि एक ग्रीडी यानी लालची आदमी को लूटना आसान है लेकिन एक सिंपल और हॉनेस्ट आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। याद रखना, ये लाइफ में मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं। कोई अच्छा इंसान अगर आपको मिल जाए ना तो उसको जल्दी से खो मत। अच्छा इंसान का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी हो, माँ बाप चला जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा दोस्त चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। कई बार जैसे मैं देखता हूं ना, बड़े सेलिब्रिटी को देखता हूं, पैसे की वजह से क्या करते हैं? अच्छे अच्छे रिश्ते को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज गलत है बच्चों। क्या है? गलत है। क्योंकि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगा, जब वो इंसान आपके पास में नहीं होगा, तब उसका याद बहुत ज्यादा आएगा जो यार मैंने गलत। एक अच्छा इंसान जो होता है ना, वो दीपक की तरह होता है। जब तक उसमें तेल डालते रहोगे वो क्या रहेगा? जलते रहेगा। जिस दिन वो बूझ गया उस दिन क्या आ जाएगा? अंधेरा आ जाएगा।
इस कहानी में हॉनेस्टी ही सब कुछ जीत जाती है। और एक हार्डेंड क्रिमिनल जैसे आपके देश की प्राइम मिनिस्टर अच्छा मिला है, मैं बोलता हूं, पर्सनली बता रहा हूं, सचमुच में आपको पीएम क्या मिला है, आप कभी भी नहीं चाहोगे जो ये पीएम हमारे हाथ से क्या हो जाए। कोई पीएम बनेगा, वो नया शख्स कौन होगा वो बात की बात है, उसकी आइडियोलॉजी 15 साल में क्या होगा, तय होगा। 15 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका रहेगा। लड़की ने अगले 15 साल में सब कुछ एआई बेस पे चल रहा होगा, उस वक्त की सिचुएशन क्या होगा बात की बात है। लेकिन अभी जो उस चीज के लिए पर्पजफुल है उससे हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आदमी को हमारे इसमें रहना चाहिए जो क्या कर सके, बेहतर कर सके। और एक हार्डेंड क्रिमिनल्स यानी सख्त चोर को दिल को भी पिघला सकता है, ये बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था, मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जाकर के सर्च करना यूट्यूब में, एक आपको पता चलेगा। एक किडनैपर था जो एक बच्ची को किडनैप मतलब ये किया हुआ था, है कि नहीं है। अब वो बच्ची को 1 महीना तक किडनैप करके रखा, 1 महीना तक ना 14, हाँ। अब बचा है वो बच्चा, जब उस किडनैपर पकड़ा गया ना, पुलिस पकड़ा ना, वो बच्चा जो है ना बोला किडनैपर के साथ में रहेगा। आप सोच कुछ मेरे से कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। वो अपने बच्चा अपने माता पिता को जाना ही नहीं चाहता है। मतलब आप सोचिए, किडनैपर ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा उस बच्चे को मतलब ट्रीट किया, जो बच्चा क्या हो रहा है, मतलब एक किडनैपर का भी पिघल गया। किडनैपर चाहता तो उसको मार भी सकता था, नहीं ऐसा नहीं कहता। मेरे बोलने का मतलब यही है, यानी हॉनेस्टी एक ऐसी चीज है ना जो गलत से गलत इंसान को कहां पर ला सकता है, सही रास्ते पे ला सकता है। रस्किन बॉन्ड इस सिंपल और इंटेंस कहानी के थ्रू ये मैसेज देता है कि ट्रस्ट और सिंपैथी से इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाई जा सकती है। हमेशा उम्मीद होती है कि इंसान अपने गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पे आ सकता है। यानी ऑथर यहां एक एक्सपर्ट चोर की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, जो ये एडमिट करता है कि एक हॉनेस्ट और सिंपल इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है। कहानी यह है कि आखिर में ट्रस्ट और हॉनेस्टी ही जीतती है, सही ही जीतता है, गलत नहीं जीतता है। अगर हम चाहे तो हम अपनी सोसाइटी को बुराई से अच्छाई की तरफ, नरक से स्वर्ग की तरफ ले जा सकते हैं। प्यार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जरूरत है। जैसे आज हमारे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको बिलीव होगा कि नहीं, आप लोग भी बाइबल तो सर आप ममता बनर्जी का सपोर्टर हो क्या, कई बार बच्चे बोल देते हैं मेरे क्लासरूम में, कई बच्चे ऐसे बोले हैं। मैं बता रहा हूं ममता बनर्जी को मैं दिल से सपोर्ट करता हूं, आप बोलोगे ना मैं दिल से सपोर्ट करता हूं। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं, रीजन सुन लो उसके बाद आप लोग क्रिटिसाइज करना। रीजन ये है जो वो बहुत ही संघर्ष करके क्या बनी, चीफ मिनिस्टर्स बनी, उस वजह से। दूसरा, लेकिन अभी उनको कुछ चीजों के लिए मैं उनसे भी चाहता हूं जो उनके ऊपर वो स्टेप्स ले, वो गलत जो भी लोग शामिल है अभाया केस में उसको क्या करे, वो जल्दी से जल्दी मतलब पकड़े, क्या उनको अभाया जो है, अभया ना, हाँ अभया नाम दिया गया ना, अभया, तो अब उसको वो पकड़े। अच्छा, एक चीफ मिनिस्टर तो बलात्कार नहीं किया ना, सिंपल सी बात है। बलात्कार कोई मेंटल जो डिसरिस्पेक्ट पर्सन है वो बलात्कार किया, एकदम घटिया सा वर्ड होता है जो एक चीफ मिनिस्टर क्यों करेगा ये गलत काम। गलत काम वो इंसान क्या है, वो साइकोलॉजिकली क्या है। अब कोई बेवकूफ इंसान बोले तो सीएम किया है, नहीं, सीएम का कोई गलती नहीं है। सीएम को जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्शन से लेना पड़ेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आप रिजाइन दे दो, सीएम को सख्त कानून बनाना पड़ेगा, सीएम को सख्त स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कोई भी पर्सन डायरेक्टली रिजाइन नहीं देता है, सीएम को उन लोगों को पकड़वाना पड़ेगा जो इसके पीछे क्या है, सीएम को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इसको हटा दो, इसको मार काट दो, इसको कर दो, नहीं ये सोल्यूशन नहीं है। ऐसा तो पीएम भी बोल सकते थे, पीएम का स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया है क्या, ऐसा तो गृह मंत्री भी बोल सकते थे, उनका कोई स्टेटमेंट आया है क्या, नहीं आया है। क्यों, वो आप जैसे या मेरे से नहीं सोच रहे हैं, उनका भी सोच है। मेरा कहने का मतलब है जो आप जस्टिस दिलवाओ, ये जस्टिस दिलवाओ ना, जस्टिस दिलवाना क्या है, बहुत जरूरी है, कुछ भी, ताकि ये आने वाले वक्त में ये गलती ना हो। एक जुर्म से आप किसी सीएम को हटा नहीं सकते हो। अच्छा, आपने बोला सपोर्ट क्यों करते हैं, सपोर्ट इसलिए करते हैं कि बहुत संघर्ष से कहां तक आई, उस जगह पे आई। अब सीएम को ना अपनी गरिमा को क्या रखना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बेवकूफ लोग क्या करेंगे, सामने आए क्या बोलेंगे, जो ये कर दो वो कर दो, नहीं, आप पहले पॉलिटिकल अगर जानते हो ना तो आपको उसी हिसाब से सीखना पड़ेगा।
जो पॉलिटिकल चीजों को जानते हैं वो कभी भी ऐसे बेहुदा बात नहीं करते। अच्छा, आप बोलोगे 7 दिन के अंदर फांसी हो, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है बंगाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले हुए हैं? मोर देन 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले हुए हैं। आपको पता है मोर देन 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले हुए हैं, 108 से ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले हुए हैं। कितने ऐसे हमारे बुद्धिजीवी जो हैं, जो बड़े बड़े बात करते हैं, उनको पता भी है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। 7 दिन में फांसी होना चाहिए, वो पता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां कहां पर पूछ लो ना तो उसको एक आइडिया भी नहीं होगा। 2 वर्ड तक उसको ये पता नहीं हो संविधान कब पास हुआ, किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े बात आएंगे करने के लिए। सजा कौन सुनाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट एकदम नहीं होता है, उसमें कई सारे हियरिंग्स होते हैं, क्लियर कि नहीं है? तो लॉ अगर पास हुआ तो याद रखना इसका मिसयूज बहुत खतरनाक होगा। 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर अगर फांसी होता है तो आप समझ लो जो बहुत ऐसे भी लोग मतलब क्या करेंगे, इसका गलत फायदा उठाएंगे, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह को भी क्या मिल सकता है? फांसी। और बेगुनाह को फांसी होने के बाद आपको पता चलेगा जो वो क्या है, निर्दोष है। आप याद रखिए, क्योंकि आप टाइम स्पेंड नहीं है। पैसे वाले लोग फंसा देंगे, किसी को भी फंसा देंगे, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। तो किसी को भी लटकाना क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। हमारे बुद्धिजीवी ऐसा नहीं समझते। आपको पकड़ना है, उसको ऊपर कठोर से कठोर सजा निकाल लेना है। जो करप्टेड है उसको पकड़ना है। जो ऐसा गलती करने से, ये चीज आज से नहीं चल रहा है, बहुत चीजों, एक ऐसा चीज लेकर के आओ जो क्या कर सके, चीजों को बदल सके। सही चीज बहुत बच्चों क्या है, बहुत जरूरी है। यानी आपको ये समझाता है जो आप अपने जीवन में कितना बेहतर कर सकते हो। और बुद्धिजीवी क्या है? जो भी अनपढ़ गंवार है ना, वही क्या कर रहा होगा, उल्टा पुल्टा बात कर रहा हो। सिर्फ स्टोरी लगाने से ये तय नहीं होता है जब कितना सपोर्ट कर रहे हो स्टोरी। और जितने भी लोग, बहुत ऐसे लोग मैं जानता हूं ना जो रास्ता पे निकले भी नहीं है, वो सिर्फ स्टोरी ही लगाए हैं, और ऐसे ही लोग ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जो मिचिल जा रहा है ना, बड़े बड़े डॉक्टर जो मिचिल निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए वो पता क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो पर्सन किया इतना दरिंदगी काम किया उसको क्या करूं, क्योंकि वो पता चल चुका है जो वो दरिंदगी है। जब ये पता चल चुका है तो अब इसके ऊपर क्या करो, एकदम जल्दी जल्दी सजा सुनाओ। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है उस इंसान के लिए वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप गलत फहमी में हो। वो प्रोटेस्ट वो उस इंसान के लिए नहीं कर रहा है, वो उसको कई ऐसे लोग जिसको लगता है जो इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग क्या है, शामिल है, इसके वजह से वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट है। अब हमारे जो बुद्धिजीवी है ना, वो ये नहीं समझ पा रहे किस वजह से है, वो समझ कुछ और समझ रहे हैं। ममता बनर्जी किसको बचा रही है ये बड़ा जरूरी है, उस इंसान को सामने में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर लग रहा है बहुत सारी चीजें ऐसा है जो लोगों से छुपाया जाए। क्योंकि आज अगर वो लोग बच गए तो आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे जहां पर ऐसे लोग शामिल होंगे। तो हो सकता है जो ऐसे लोग क्या कर दें, आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे जुर्म का हिस्सा बन जाए। तो कहने तो उस चीज से बचने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी किसी भी डॉक्टर से मैं मम्मी को जब ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया शुगर के पेशेंट, शुगर के डॉक्टर के पास में, तो शुगर के जो डॉक्टर थे वो खुद बोला जो एक्चुअल लोग समझ कुछ और रहे हैं, बात कुछ और है, और हम लोग प्रोटेस्ट कुछ और तरीके से कर रहे हैं, कुछ और चीजों के लिए। वी वांट जस्टिस, बट आप समझो जो आप जस्टिस किस किस तरह चीजों के लिए मांग रहे हो, जरूरी है। तो क्या है, सही चीज है, सही चीज की जीत होनी चाहिए। उस माँ बाप को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। और न्याय कौन दिलवाएगा? अगर न्याय मांग रहा है तो आपको चीफ मिनिस्टर दिलवाएगा और प्राइम मिनिस्टर ही दिलवाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वो एमसीक्यू का मैं एक साथ में ही ले लूंगा।